ठीक है जी। हेलो फराज, म्यूट कर दो अपने आप को यार। जी। एम आई हाँ ऑडिबल? जी, क्या हाल है? बिल्कुल ऑडिबल हैं आप, और क्या कहेंगे और कहाँ से बात कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। मैं कराची वालेकुम से सलाम। बात कर रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल ओके। थैंक यू सो मच कि आपने मुझे इस काबिल समझा कि टू कवर माय क्यूरी। आई रियली अप्रिशिएट नो वरीज, गो अहेड दैट। मैन। या जहाँ तक कि मेरी क्वालिफिकेशंस की बात जाती है तो I've completed my intermediate part 2. I secured somewhere around 53-55%. मैट्रिक में मेरी 70% आई थी। um, so yeah, I'm terribly confused about my career. मैं MIS में जा रहा हूँ, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम्स। कभी कभार फिनटेक की तरफ दिल चले आता है, कभी कभार डेटा साइंस, डेटा एनालिटिक्स की तरफ चले आता है रुझान। तो अब काफी डामाडोल सिचुएशन है। आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्या है? इंटरमीडिएट, 12th। इंटरमीडिएट, 12th, और एज क्या है? 19th। 19। ओके ओके, वेरी यंग। सो अभी आप सोच रहे हो कि पाकिस्तान से बैचलर्स करूं या जर्मनी से करूं, ये आपको क्वेरी है? एग्जैक्टली क्वेश्चन ये है आपका? ये भी एक पार्ट है। मुझे बेसिकली कैरियर के बारे में नहीं पता, किस ट्रेजेक्टरी की तरफ जाना है और मुझे किस कंट्री की तरफ जाना है, वो भी इज अ कंसर्न। देखो, सो ओवरऑल यू आर ट्राइंग टू फाइंड योर पाथ कि मैं क्या करूं अब। 12th ग्रेड मैंने कर लिया, इसके बाद जिंदगी में आगे क्या करूं, बेसिकली ये आपका आस्क है। एब्सोल्युटली। यार देखो, इसमें एक इम्पोर्टेंट चीज ये है कि बजट आपके कैसा है, आपके पेरेंट्स के पास या आपके पास कोई ऐसा, वो अफोर्ड कर सकते हैं कि आपको किसी मुल्क भेजें जहाँ पे ट्यूशन फीस भी हो, आप वहाँ रहो भी, फीस भी पे करो और वहाँ पे पढ़ो भी? पहले तो सबसे पहले ये बताओ। मैं यूरोपियन कंट्रीज की तरफ ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ, बिकॉज़ ट्यूशन फीस कम होती है वहाँ पर और आपका वर्क लाइफ बैलेंस भी किसी हद तक ठीक रहता है। तो आई वांट टू बी सेल्फ सफिशिएंट एज़ मच एज़ आई कैन। पेरेंट्स पे कम ही रिलाई करूँ, तो इट डज़न्ट मीन कि वो अफोर्ड नहीं कर सकते, बट अपनी विलिंगली मैं खुद जाके सेल्फ सस्टेनेबिलिटी की तरफ जाऊँ। यार ये मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि सेल्फ सस्टेनिंग यूरोपियन कंट्रीज जो हैं, जिनका मैं आपको सजेस्ट करूंगा, वहाँ पे बहुत मुश्किल होता है सेल्फ सस्टेन करना, इसलिए आपको इनिशियल हेल्प इन्वेस्टमेंट्स जो हैं वो चाहिए होती हैं। और ये कोई इतनी बुरी बात भी नहीं है पेरेंट्स से लेना, क्योंकि आप बाद में पैसे अर्न करके आप उनको रिटर्न बैक भी कर सकते हो, तो इसमें कोई इतना वो नहीं है कि आप उनसे लेना नहीं चाह रहे। क्योंकि मैं आपको ये बताता हूँ क्यों मैं पूछ रहा हूँ इन्वेस्टमेंट्स का। अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है ना, यानी आपके पास या आपके पेरेंट्स के पास, जिसकी भी बात कर रहे हैं, तो आप फिर किसी इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में जाओ, बजाय इसके कि आप यूरोप का कोई मुल्क चूज करो जो कि आपको इजीली एडमिशन दे दे। उसकी रीजन मैं आपको बताता हूँ कि आपको यूरोप में आके जिस भी आप मुल्क में जाओगे, वहां की स्पेसिफिक लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी, और वो लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी अप टू अ वेरी वेरी गुड लेवल। पता नहीं आपकी इंग्लिश कैसी है, लेकिन जैसी आपकी इंग्लिश है उससे भी अच्छी, इतनी अच्छी कि यहाँ के जो नेटिव स्पीकर्स है ना, उनके साथ आपने compete करना होगा जॉब मार्केट में काम करने के लिए। तो आप चाहे जर्मनी आ जाओ, आपको जर्मन सीखनी पड़ेगी, फ्रांस चले जाओ, आपको फ्रेंच सीखनी पड़ेगी, स्पेन, इटली, कहीं पे भी चले जाओ, आपको उनकी लोकल लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी। तो अगर आप किसी इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में जाते हो, जैसे अमेरिका हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, इंग्लैंड हो गया, आयरलैंड हो गया, यहाँ पे आपको लैंग्वेज कम से कम सीखनी नहीं पड़ेगी, क्योंकि इंग्लिश आपने स्कूल कॉलेज में ऑलरेडी पढ़ी हुई है, और जितनी अगर नहीं भी आती तो आप इजीली सीख जाओगे। इसीलिए ये मुल्क सारे फीस चार्ज करते हैं और ये बहुत महंगे हैं। यहाँ पे कम लोग इसीलिए पढ़ने जाते हैं। यूरोप में लोग आते हैं, रिसर्च करने के लिए भी आते हैं, काम करने के लिए भी आते हैं, लेकिन जो स्टूडेंट्स की प्राइम अट्रैक्शन है यूरोप में, वो सिर्फ इसीलिए आते हैं कि फीस नहीं होती यहाँ। समझ रहे हो मेरी बात? जी। तो इसलिए ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा, ये आपको इंक्वायर करना पड़ेगा अपने पेरेंट्स से कि उनके पास बजट है या नहीं है। क्योंकि अगर होगा तो मेरी आपको ये ओपिनियन है कि आप जिस फील्ड में भी आपका इंटरेस्ट है, आप किसी इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में जाओ, वहाँ पे पढ़ाई करो, उस फील्ड के अंदर फिर आगे स्किल सेट एक्वायर करो, फिर जॉब करो, फिर आगे आप ये देखो कि आपने वहां रहना है या नहीं रहना है। ये भी एक क्वेश्चन है कि अब आपने जिंदगी में क्या करना है, आपने बाहर जाके रहना है या आपने पाकिस्तान में रहना है। दैट्स अ वेरी बिग क्वेश्चन। इसका पता है आपको? इसका आंसर है आपके पास? जी, जी, मुझे अच्छी खासी फोकसिंग टुवर्ड्स लिविंग अब्रॉड, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कैसी हैं, एंड आई एम अवेयर कि आप किसी भी फील्ड में अगर
टॉप 1% रहेंगे तो यू वुड बी सक्सेसफुल, बट यू शुड एंजॉय वर्किंग, राइट? आपको सेकंड नेचर आ जाना चाहिए। तो मेरा इस तरीके का नेचर है कि आई प्रेफर मोर पीसफुल कंट्री, जहाँ पे सॉलिडेरिटी की तरफ अ, गुजारे जिंदगी, इतना कोई ज्यादा रश सॉलिडेरिटी क्या, हड़बड़ी। लोगों का आपस में भाईचारा हो, प्यार मोहब्बत से लोग रह रहे हो, दैट्स सॉलिडेरिटी। यार वो तो ठीक है, मैंने लेकिन आपसे एक थोड़ा और क्वेश्चन पूछा। मैंने एक क्वेश्चन जो पूछा आपसे वो ये है कि क्या आपने ये अपने आप से पूछा है कि आपने जिंदगी में अपनी पाकिस्तान में ही रहना है आगे, या बाहर ही कहीं, इररिस्पेक्टिव ऑफ द कंट्री, कहीं पे भी, कि आपने अब्रॉड ही रहना है? मोस्ट प्रोबेबली अब्रॉड ही रहना है। ये आपके माइंड में क्लियर है? जी। हाँ, तो बस फिर तो ठीक है, फिर तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सिर्फ ये इसलिए नहीं कि मैं आपको पूछ रहा हूँ कि बिकॉज एवरीबडी इज गोइंग, या बिकॉज हम बाहर बैठे हुए हैं, या ये चैनल जर्मनी के बारे में, तो आपने लाजमी बाहर ही आना है। मैं इसलिए ये बात कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं, वो यहाँ पे आके वो होम सिक हो जाते हैं, उनका यहाँ पे मिजाज नहीं बनता, वो लैंग्वेज नहीं सीखते। हर जगह के अपने इश्यूज होते हैं, मैं इसलिए कह रहा हूँ। मैं तो यहाँ पे हंसी खुशी बहुत अच्छे तरीके से थैंक गॉड की जिंदगी गुजार रहा हूँ, लेकिन इस चीज के ऊपर सोचना बड़ा इंपॉर्टेंट है, रादर देन कि इस चीज के ऊपर फोकस करना कि मैंने बाहर जाना है, मैंने कहीं पे भी बाहर जाना है। ठीक है, तो ये आपको सोचना होगा इसके ऊपर, और फिर उसके बाद आपने कंट्रीज मार्क करनी होंगी कि कौन कौन से मुल्क जो हैं वो मैं पोटेंशियली जा सकता हूँ। अगर तो आपके पास बजट नहीं है, ठीक है, जो कि आपने कहा है कि शायद बजट आपके पास कम है, मुझे लग रहा है आपकी बातों से, तो बजट नहीं है तो फिर आपको यूरोपियन कंट्रीज ही मिलेंगी जहाँ पे आप आ सकते हो विद लिमिटेड बजट। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आप फ्री ऑफ कॉस्ट आ सकते हो, यहाँ पे भी आपको, अगर आप जर्मनी आते हो फॉर एग्जाम्पल, तो आपको 12,000 यूरो का ऑलमोस्ट ब्लॉक्ड अकाउंट खोलना पड़ेगा, और वो ब्लॉक्ड अकाउंट जो होता है वो आप उसमें से पैसे विदड्रॉ पर मंथ एक लिमिट होती है, उससे ज्यादा नहीं करा सकते। यानी कि वो लिटरली आपके पास होने चाहिए $12,000। ये नहीं कि जो पुराने जमाने में लोग करते थे कि किसी से ले लिए, फिर बाहर चले गए तो फिर उनको वापस भेज दिए। समझ रहे हो ना, कि पहले बैंक स्टेटमेंट्स टाइप लोग दिखाते थे। जी तो जी जी। ये आपको, इसके ऊपर आपको होमवर्क करना पड़ेगा। अभी आप बहुत बेसिक स्टेज पे हो, तो आप करो यूं कि इस कॉल से जो है ना वो क्या कह रहे हो? I'm sorry I'm interrupting you in between, but surface level की जितनी भी research है due to chat GPT, Google, कुछ आर्टिकल्स वगैरह पढ़ने के बाद, वो आपकी वीडियोस भी देखने के बाद काफ़ी ज़्यादा नॉलेज हो गई, अवेयरनेस तो है इन चीज़ों के बारे में कि आपको क्या-क्या प्रीरिक्विजिटीज़ होंगी जो फिल आउट करनी पड़ेगी, उसके बाद ही जाएँ। तो तो, वो तो है। तो फिर आपने कौन सा मुल्क सॉर्ट आउट किया? आपकी रिसर्च के अकॉर्डिंग आपको क्या लगता है कि फिर आपको कहाँ जाना चाहिए? फिर उसका बताओ मुझे, फिर मेरे क्या हिसाब लग से रहा है आपको? डॉइचलैंड और इटली के मैंने फाइनलाइज़ किया हुआ है, लेकिन अभी भी कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। प्लान्स कुड बी चेंज्ड 'cause लाइफ इज़ प्रीटी एम्बिगुअस। तो हाँ, ये है। मैं डुओलिंगो से पढ़ भी रहा हूँ थोड़ा बहुत जर्मन वगैरह का, तो ओके, तो जर्मनी में आप जर्मन स्पीकिंग में पढ़ना चाहते हो या इंग्लिश स्पीकिंग में? अगर इंग्लिश में मिलता है तो ठीक है, वरना जर्मन से भी चले आएँगे। स्टूडेंट कोलीग से पहले जो आपका एक फ़ेज़ आता है जर्मन लर्निंग के लिए, तो वो हाँ, कर लेंगे। वो फेज जो है ना वो स्टूडेंट कॉलेज होता है, अगर प्रोग्राम आपका जर्मन लैंग्वेज के अंदर है, तो इंग्लिश में हो तो फिर नहीं होता। अच्छा। ओके, तो आपने जर्मनी अगर सेलेक्ट कर लिया तो फिर क्वेश्चन क्या है फिर, यानी कि फिर हर्डल क्या आ रही है वो पूछो ना। अगर ये क्लियर मुझे है तो फिर हर्डल, ताकि मैं उस पर मुझे आपको फिर करियर ही का ही नहीं पता स्पॉट ऑन कि आंसर। या मुझे करियर का नहीं पता कि मुझे किस ट्रैजेक्टरी की तरफ जाना है, किस बैचलर्स की कोर्स की तरफ जाना है, 'cause there are so many options out there। यार ये तो आपको लिटरली अपने इंटरेस्ट की बेस पे जाना होगा। ये लोग जो है ना वो दो तरीके से ही कैरियर ढूंढते हैं, बेसिकली दो भी नहीं, लोग एक ही तरीके से कैरियर ढूंढते हैं मोस्टली लोग। वो देखते हैं कि पैसा किस फील्ड में सबसे ज्यादा है, पाकिस्तान में हो या मोस्टली बाहर भी इसी तरह ही होता है कि जी आईटी के अंदर पैसे हैं तो मैं इंजीनियर बन जाता हूँ, मेडिसिन के अंदर पैसे हैं तो मैं डॉक्टर बन जाता हूँ। तो आपने ये देखना है कि आपका, आपने इस पाथ पे जाना है, या अगर आपका कोई इंटरेस्ट है तो वो आपको ऑटोमेटिकली पता होगा। तो अगर इंटरेस्ट नहीं है तो पहले आपको अपना इंटरेस्ट ढूंढना पड़ेगा। उसके लिए मैं आपको ये रिकमेंड कर सकता हूँ कि आप जर्मनी में जो इस चीज के ऊपर रिसर्च करना शुरू करो कि जर्मनी में कौन कौन सी सॉलिड इंडस्ट्रीज हैं, जर्मनी में कौन सी इंडस्ट्रीज हैं जो
इस साल 2024 के अंदर या 2025 के अंदर जो बूम कर रही है, जैसे यहाँ पे कम्युनिकेशंस इंडस्ट्री है, आईटी इंडस्ट्री है, पेपर इंडस्ट्री है, मेटल इंडस्ट्री है, इस किस्म की जो इंडस्ट्रीज हैं, कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जो बूम कर रही हैं, कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जो लॉस में जा रही हैं। जैसे ऑटोमोटिव का लॉस हुआ पिछले साल, वो सारी आपको रिपोर्ट्स वगैरह गवर्नमेंट की ऑनलाइन मिल जाएंगी। पहले आप उसके ऊपर रिसर्च करो, देखना शुरू करो कि इंडस्ट्रीज हैं कौन कौन सी अवेलेबल। फिर ये देखो कि उसमें से ट्रेंडिंग कौन सी है, ये डाउनफॉल किसका हो रहा है, और फिर उसमें से अपने आप से क्वेश्चन करो कि आपको किस प्रोफेशन में ज्यादा इंटरेस्ट फील होता है और आपने आगे क्या करना है। बेस्ड ऑन दैट फिर आप निकालो कि यार कौन सी अगर मैं पढ़ाई करूं तो जो लोग इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं उनका वाला स्किल सेट मेरे पास आएगा। अगर आपको लगे कि यार मैंने इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में जाना है, तो आप देखो कि इन्वेस्टमेंट बैंकर्स जो उन्होंने क्या पढ़ा हुआ है। लेट्स से कि आपको ये इंडस्ट्री पसंद आती है, तो फिर आप देखो कि इन्वेस्टमेंट बैंकर्स जो उन्होंने अकाउंटिंग पढ़ी हुई है, उन्होंने फाइनेंस पढ़ी हुई है, उन्होंने व्हाटएवर जो भी पढ़ा हुआ है, तो फिर आप उस तरह का कोर्स सिलेक्ट करो। अगर आपको लगता है कि मैंने गाड़ियां डिजाइन करनी है, तो फिर आप ऑटोमोटिव रिलेटेड कोर्स सिलेक्ट करो। अगर आपको लगता है कि यार मैंने पेंटिंग वगैरह करनी है, मुझे ये पसंद है, फिर उस तरह का कोर्स सिलेक्ट करो। तो इसके लिए आपको पहले नॉलेज होना चाहिए कि जिस मुल्क में आप जा रहे हो, जर्मनी में, इटली में, व्हाटएवर, वहां पे इंडस्ट्रीज एग्जिस्ट कौन सी करती हैं। ठीक है, वो इंडस्ट्रीज जो एग्जिस्ट करती हैं, फिर उनके ट्रेंड्स क्या हैं, और फिर उनमें से आपका इंटरेस्ट किसकी तरफ शिफ्ट होता है। फिर आप केपेबल हो उन इंडस्ट्रीज में एडमिशन लेने के लिए भी या नहीं, उनकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, वो जो पढ़ाई आपने करनी है। अगर वो केपेबल हो और आपको वो पसंद भी है तो फिर अप्लाई करो। और अगर आप नहीं हो, क्योंकि जो आप नंबर्स बता रहे हो आपके कोई जो स्कोर है वो बहुत इंप्रेसिव नहीं है, तो आपको एडमिशन बहुत मुश्किल से मिलेगा, क्योंकि जर्मनी जैसी जगह पे जहाँ पे पब्लिक यूनिवर्सिटीज फ्री है, वहाँ पे कंपटीशन बहुत टफ है। तो फिर आपको ये भी देखना पड़ेगा कि मेरा शौक जो है वो मेरी एबिलिटीज के साथ मैच करता है या नहीं। और फिर उसके साथ जब रिसर्च करते जाओगे फिर उसको नैरो डाउन करो, तो फिर आपको आंसर मिल जाएगा। डज इट मेक या सेंस? एहसान भाई, जी कुछ कह रहे थे आप? हाँ, मैं कह रहा हूँ कि डज इट मेक सेंस? जी 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 मुझे ये कहना था कि पाकिस्तान में मोस्टली थियोरेटिकल लर्निंग होती है ना, और जो वेस्टर्न साइड पे जो डेवलप्ड कंट्रीज है उसमें प्रैक्टिकल बेस्ड लर्निंग ज़्यादा हो रही होती है। तो मैं अपनी सेल्फ एनालिसिस के हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि आई एम फार मोर बेटर व्हेन इट कम्स टू प्रैक्टिकल थिंग्स। तो शायद हो सकता है कि मेरी रोट लर्निंग इतनी अच्छी ना हो, या मेरी प्रिपरेशन इतनी अच्छी ना हो, जिसकी वजह से इतने कम स्कोर आए हैं। व्हिच आई एम थिंकिंग, मेरी गट फीलिंग आ रही है कि प्रैक्टिकल लर्निंग की होने की वजह से मेरे स्कोर्स में काफ़ी ज़्यादा बेहतरी आएगी इंशाल्लाह। हाँ, तो यार प्रैक्टिकल लर्निंग के लिए भी आपने सिस्टम में तो एंटर होना है ना। जी, जी। तो सिस्टम में एंटर होने के लिए क्राइटेरिया होता है, प्री रेक्विजिट होता है, मार्क्स होते हैं, टेस्ट होते हैं, लेटर ऑफ मोटिवेशन होते हैं, वो सब तो आपको करना ही होगा। तो उसके लिए एक हुँ, स्टैंडर्ड जो रिक्वायरमेंट है वो तो मीट करनी होगी। जो आप कह रहे हो कि मेरा लर्निंग स्टाइल ये है, वो तो बात की बात है जब आप इंस्टीट्यूट के अंदर पहुंच जाओगे। समझ रहे हो? जी, जी, जी। तो उसके लिए आप नैरो डाउन करो जिन स्कूल्स में आप पढ़ना चाहते हो। आप देखो कि आप उसकी रिक्वायरमेंट्स मीट करते हो कि नहीं मीट करते। अगर नहीं मीट करते तो फिर ये देखो कि आप कौन से स्कूल्स की रिक्वायरमेंट मीट करते हो और उन स्कूल्स में जाओ। तो जर्मनी के अंदर जो मुख्तलिफ किस्म की स्कूल्स हैं, टेक्निकल यूनिवर्सिटीज और फाखोखशूले, अप्लाइड साइंसेज की यूनिवर्सिटियां और टेक्निकल यूनिवर्सिटियां, ये जानो कि वो क्या होती हैं। इसके ऊपर भी मैंने वीडियोस बनाई हुई, वैसे आपको इंटरनेट पे इंफॉर्मेशन आराम से मिल जाएगी। और हुँ, अगर आपका एप्टीट्यूड लर्निंग की बजाय टेक्निकल इम्प्लीमेंटेशन की तरफ ज्यादा है, कि काम करने की तरफ, प्रैक्टिकलिटी की तरफ ज्यादा है, तो आप हाउस बिल्डिंग भी कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, हाउस बिल्डिंग क्या होती है वो भी आप मेरे चैनल से देख सकते हो वीडियोस, उसमें मैंने बड़ी इलेबोरेट की हुई है, बनाई हुई है, उनकी रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं। तो ये होमवर्क अपना जो है ना, इसको थोड़ा एक्सटेंड करो और इसको आगे बढ़ाओ, क्योंकि अभी बहुत आप वेग एक स्टेज पे हो। ठीक है ना? हुँ, और हाँ, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करो यार, इन्फॉर्मेशन अभी आप कलेक्ट करो, क्योंकि आपको अभी पता नहीं है कि आपने किस कोर्स में जाना है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बाहर जाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे जब आप आओगे तो एक चीज आप ध्यान में रखना कि आप फुल प्रिपेयर्ड होके अपना होमवर्क करके आपने यहाँ पे आना है। यहाँ पे आपने यानी कि क्लूलेस नहीं होके आना कि मुझे कोई आइडिया नहीं है जी, मैं जा रहा हूँ, देखूंगा, देखी जाएगी क्या होता है। तो जी। उसके लिए आपको फुल फ्लेजेड अपना होमवर्क करना पड़ेगा। बाकी जाते जाते एक और बता दूं कि इटली का आपने नाम लिया है। इटली और जर्मनी में से अगर मुझे ऑप्शन मिले तो मैं जर्मनी को सिलेक्ट करूंगा।
अच्छा, वो क्यों? ये मेरा मेरा ओपिनियन है। हाँ, जर्मनी क्योंकि बहुत बेहतर है इटली से, बहुत सारे एस्पेक्ट्स की वजह से। क्वालिटी ऑफ लाइफ जर्मनी में अच्छी है, जर्मनी की जॉब मार्केट बड़ी है, जर्मन लैंग्वेज जो है वो 3 मुल्कों की ऑफिशियल लैंग्वेज है, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड तीनों में बोली जाती है, यानी ज़्यादा उसके स्पीकर्स हैं अगर आप सीखेंगे। जर्मनी के अंदर क्राइम रेट भी कम है, जर्मनी के अंदर बहुत अच्छी हेल्थ इंश्योरेंस है, जर्मनी के अंदर बहुत अच्छी सोशल सिक्योरिटी है। इटली लैंग्वेज के मामले में बहुत रिजिड है, और वैसे भी वहाँ पे अब फार राइट तो खैर हर जगह पे ही है, लेकिन इमिग्रेंट्स के ज़्यादा अपोजिशन इटली में जर्मनी से भी ज़्यादा। सो आई वुड पिक जर्मनी एनी डे ओवर इटली। अब कोई और आखिरी क्वेश्चन है आपका, नहीं तो मैं आगे चलता जाते-जाते मुझे बस एक सवाल है कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप टाइम ट्रैवल करके सीधा इस बारे पे आते हो और आप इनिशियल स्टेज पे आपके बेसिक्स वगैरह सारे क्लियर्ड हैं। अब नाउ इट्स द पॉइंट कि आपको फिर से कंट्री चूज़ करनी है और आपको थोड़ी-थोड़ी सी कन्फ्यूजन है सरफेस लेवल पे। आप इस स्टेज में जियोपॉलिटिकल सिचुएशन को मद्देनज़र रखते हुए कौन-सी कंट्री को प्रेफ़र करेंगे और क्यों? जियोपॉलिटिकली सारी कंट्रीज में जो इशू आप सोच रहे हो ना वो चल रहा है। जो पॉलिटिक्स है ना फार राइट की, कोई ऐसी कंट्री दुनिया में नहीं है जहां पे वो ना चल रही हो। इंग्लैंड उठा लो, फ्रांस उठा लो, अमेरिका उठा लो, अमेरिका का तो आपको पता ही है क्या वहां पे है। जर्मनी उठा लो, 2015 के रेफ्यूजी क्राइसिस के बाद जो जर्मनी में हो गया। अभी हम बात कर रहे थे पीछे 7 से उसके बारे में, अगर आपको नहीं पता 2015 में क्या हुआ था यहाँ पे, तो उस पे जाओ, डॉक्यूमेंट्रीज देखो, उसके ऊपर बहुत इन्फॉर्मेशन है आपको, मेरे तो सामने हुआ, मैं यहीं पे था। तो आई डोंट थिंक कि जियो पोलिटिकली कोई फर्क पड़ेगा। मैं हमेशा यही देखूंगा कि कौन सी कंट्री जो है वो उसकी जॉब मार्केट स्टेबल है और वो बड़ी है, और क्या वो लॉन्ग टर्म में रहने के लिए सस्टेनेबल है या नहीं, मैं इस बेस के ऊपर सेलेक्ट करूंगा। तो उस बेस के ऊपर कई मुल्क आ सकते हैं, एक नहीं आ सकता, उसके ऊपर कई मुल्क आते हैं। जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं, वेस्टर्न डेवलप्ड कंट्रीज, जर्मनी हो गया, अमेरिका हो गया, प्रॉब्लली कनाडा भी आप डाल दो उसके अंदर, कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, जर्मनी, आई थिंक यही है, 3 4 5 मुल्क हैं वो। तो थैंक यू सर। इनमें से ही मैंने सेलेक्ट करना था, इसके अलावा और कोई नहीं है। तो टोटली आई होप कि आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। इसको दोबारा सुनना कॉल को, और अपनी प्री रिक्विजिट्स पे काम करो, तो फिर जब मैं नेक्स्ट टाइम लाइव सेशन करूंगा ना, तो आप फिर आना और उसके ऊपर मुझे अपडेट करना कि क्या आपको कोई इसमें से क्वेरीज को क्लियर हुई है या नहीं। Yeah, inshallah, ऑलराइट, inshallah. And I really appreciate your time and attention to this matter. Thank you so much. ऑल द बेस्ट।